क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले, कैन ए कोर्ट चेंज इट्स जजमेंट? क्या एक कोर्ट अपना जजमेंट बदल सकती है, रिवर्स कर सकती है? कैन द कोर्ट डू दैट? अपने जजमेंट, कोर्ट के जज साहब को लगा कि अरे मेरे से गलती हो गई और चाह रहे कि जजमेंट बदल दें, कैन द कोर्ट डू सो और नॉट? कितना साइंटिफिक आंसर है। कन्विक्शन को एक्यूटल में कन्वर्ट कर सकते, एक्यूटल को कन्विक्शन में नहीं कर सकते। तब तो जज किसी को कन्विक्शन कर दे तो वो अपनी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी ले जाके दे दे कि जज साहब आजादी दे दो। बीएनएसएस कहाँ कर दिया है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 403 जो कहता है कि कभी भी कोई क्रिमिनल कोर्ट जो है अपने जजमेंट को अल्टर नहीं कर सकती। जो हो गया सो हो गया, अपने जजमेंट को अल्टर नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अब मैं एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। जब आप सीपीसी पढ़ोगे ना तो सीपीसी में आपको चैप्टर मिलेगा रिव्यू, रेफरेंस, रिवीजन। और जब आप सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस पढ़ोगे तो ये रिव्यू बेचारा छूट जाएगा पीछे। यहां मिलेगा रेफरेंस एंड रिवीजन, यहां पे ये मिलेगा रेफरेंस एंड रिवीजन। सही है। अब एक बात गांठ बांध लो अच्छे से, कभी भी क्रिमिनल पिटीशन रिव्यू नहीं होता है, ठीक है? रिव्यू नहीं होता है कभी भी, क्रिमिनल पिटीशन रिव्यू नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल, मैंने एक एडीजे का एग्जांपल भी दिया था आपको। उत्तर प्रदेश में एक एडीजे थे, उनका क्या हुआ था, उन्होंने ना मर्डर केस में एक एक्यूज को 10 साल की सजा दे दी थी। अब जब बाद में उनको बताया कि सर मर्डर केस में जो है ना या तो फांसी होगी या लाइफ इंप्रिजमेंट होगी, आप 10 साल नहीं दे सकते हैं, तो वो एडीजे साहब उसको क्या किए, रिव्यू पे ले ली उस पिटीशन को और मर्डर को बदल के कर दिया कल्पेबल होमिसाइड, वो ले लगा दिया। अब 10 साल उनका जस्टिफाइड हो गया। तो उन्होंने क्या सबसे बड़ी गलती की, पिटीशन को रिव्यू पे ले लेना, रिव्यू पे लगा लेना। दैट वाज द बिग फॉल्ट। पीपी जाके हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर दिया, उनकी नौकरी चली गई जज साहब की। देखो सिविल में जो इनहेरेंट पावर होती है 151 में वो सभी जज को मिला हुआ है सिविल का, लेकिन क्रिमिनल इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। आप खुद ही समझ के देख लो, अगर कोई जज किसी को सजा दे दिया, वो कहां जाएगा, जेल में। अब उसके लिए क्या बचा हुआ है, उसके लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, अब तो जेल है उसका। तो वो नहीं चाहेगा कि जितनी संपत्ति है, जमीन है, घर है, गाड़ी है, मकान है, सब जज को दो, आजादी लो पहले। ऑब्वियसली वॉन्ट दैट, यू नो। इसी वजह से कानून ही ऐसा बना हुआ है कि वो सिस्टम हो ही ना, वो सिस्टम ही ना हो। दैट्स फाइनल सिस्टम। यानी कि अगर क्रिमिनल कोर्ट का फैसले को बदलवाना है तो आपको कौन बदलेगा, ऊपर वाली कोर्ट, हाई कोर्ट। जज से को बाद में रियलाइज होता है मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो खामोखा इसको कॉन्विक्ट कर दिया, तो गलती हुई तो अब गए, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। सही है। एक हमेशा एक बात बताता हूं, जो क्रिमिनल कोर्ट में जो जजेज होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक ए मशीन। उनको जो कमांड दिया है कानून ने वो उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। वो अपना माइंड जो है ना, वो जुडिशियल माइंड लगाएंगे, वो अलग चीज है, प्रोसीजर मैटर लगाएंगे। लेकिन इन सब सर्कमस्टेंस में जैसा कानून कह रहा है उनको वैसे ही चलना है, वैसे ही करना है। लेकिन सिविल में पावर्स बड़े ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, इन कंपेरिजन टू द क्रिमिनल। क्रिमिनल में जज की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना, वो सिर्फ बेल में होती है, अदरवाइज ट्रायल में नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट कितने गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं कि उनको ये सब चीज देता ही नहीं है। ठीक है, चलिए रेफरेंस के ऊपर आइए, सेक्शन नंबर 436 ऑनवर्ड। दो चीजें पहले मैं आपको दोनों समझा देता हूं कि ये होता क्या है, रेफरेंस एंड रिवीजन क्या होता है। सुनो, देखो रेफरेंस में क्या होता है कि हम कभी कभी ना कोर्ट खुद कंफ्यूज हो जाती है किसी पॉइंट को लेकर के। जैसे सेशन कोर्ट है ना, वो किसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हो जाती है कि भाई कौन सा कानून चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली बीएनएसएस भी है,
और सीआरपीसी भी है, ठीक है, बीएनएसएस भी है और सीआरपीसी भी है। एक पर्सन का पुराना एफआईआर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आईपीसी के सेक्शंस लगे हुए हैं सारे। वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगाया, वो सीआरपीसी के हिसाब से नहीं लगाया, वो बीएनएसएस के हिसाब से लगाया। देखा कि बीएनएसएस में प्रिविलेज थोड़ा ज्यादा है, सही है, डाउन है, बीएनएसएस के अकॉर्डिंगली वो बेल एप्लीकेशन लगाया। अब जज पहले ही देख लिया, अरे ये तो बीएनएसएस के हिसाब से है, तुम्हारे तो जुर्म सारा आईपीसी का है, तुम्हारे को तो पुराने लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, तुम नए लॉ के हिसाब से चल रहे हो। एडवोकेट की आर्गुमेंट भी बट जबरदस्त कि सर ये एप्लीकेशन है और वो कोई ट्रायल नहीं है, कोई केसेस नहीं है, एप्लीकेशन हम नए लॉज के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं, है ना। जज कंफ्यूज्ड, पीपी कोई कह रहा है, ये वो कह रहा है, उनको दोनों की बातें अच्छी लग रही है। अब वो किसकी बात को माने, वो इधर करे या उधर करे। वही बोलेंगे ज्यादा चक्कर में पड़े ना, ज्यादा कुछ खुद दिमाग लगाए ना, तो पता नहीं कल को सस्पेंशन ऑर्डर आ जाए मेरे पास। वो सीधे रेफरेंस दे देंगे हाई कोर्ट को कि सर आप बताओ कि हम क्या करें इस हालत में। और ये पावर कोर्ट के पास कहां से आता है, 436 से। इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। मतलब रेफरेंस कौन करता है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को हमेशा कहते हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट। बट रिवीजन, रिवीजन से भी मैटर लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाता है, बट वो पार्टी लेके जाती है किस पॉइंट को लेकर के, सिर्फ लॉ के पॉइंट्स की कहीं डिफेक्ट हुई है, कहीं लीगल पॉइंट्स की कंप्लायंसेस की डिफॉल्ट हुई है, तब रिवीजन लेकर के जाते हैं, ठीक है। और रिव्यू क्या होता है, रिव्यू सेम कोर्ट को कहते हैं कि सर आपसे ना प्रीवियस जो ट्रायल थी उसमें गड़बड़ी हो गई थी, गलती हो गई थी, आप इसको रिकंसिडर कीजिए अपने डिसीजन को, और जो अपने ऑर्डर है उसको रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है रिव्यू। द थ्री थिंग्स आर देयर, रिव्यू, रेफरेंस एंड रिवीजन, ठीक है। तीन चीजें हमेशा होती हैं। अब एक बात बताओ, मेंटेनेंस के ऑर्डर में गलती लग रही है, फैमिली कोर्ट ने 144 बीएनएसएस के मेंटेनेंस ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी दिखी, एडवोकेट ने रिव्यू फाइल कर दिया, यू आर द जज ऑफ द फैमिली कोर्ट, विल यू एक्सेप्ट द रिव्यू पिटीशन, क्या आप उसको सुनेंगे या सुनने से मना कर देंगे, रिव्यू सुनेंगे या नहीं। अब सुनिए, मेंटेनेंस कौन सा लॉ है, सब्सटेंसिव प्रोविजन है वहां पे बीएनएसएस में, लेकिन वहां प्रोसीजर चलता है सीपीसी का, यू हैव टू हियर दैट लॉ, वो पिटीशन सुनी जाएगी क्योंकि उसमें प्रोसीजर किसका चल रहा है, सीपीसी का प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन आर्म सर्कमस्टेंस में रिव्यू पिटीशन नहीं सुना जाएगा, सही है। एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट कर दिया, एक्विटल दे दिया, अब कहते हो सर रिव्यू पिटीशन सुनिए, रिव्यू है, फिर से देख लीजिए अपने जजमेंट को, जज बोलेंगे नो नो नॉट अलाउड एट ऑल, रिव्यू हमारे कोर्ट में होता ही नहीं, हमारे यहाँ रिव्यू का दरवाजा ही बंद है ना। दिस वन, तो ये बात कहां लिखी हुई है, रिव्यू नहीं करना है, ये लिखा कहीं नहीं है, लेकिन 403 जो है कोर्ट को कहता है कि अपने जजमेंट को अल्टर नहीं कर सकते हो, तो रिव्यू क्यों करना, इसके लिए आया, अल्टर करवाने के लिए तो आया है। तो जब हम अल्टर करने का ही अधिकार नहीं है तो रिव्यू सुने क्यों, दैट वाज सो डायरेक्टली इट्स नॉट रिटन एनीवेयर बट इट्स देयर बिकॉज 403 सेज दैट द कोर्ट विल नॉट अल्टर इट्स जजमेंट। सिर्फ मैथमेटिकल एरर है, क्लर्कियल एरर है, वो अल्टर कर सकती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। चलिए अब सुनिए रिव्यू कहां कहां होगा, सुनिए जरा ध्यान से। अब देखें, वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट व्हाट, वो कहते हैं ए केस पेंडिंग बिफोर इट involves a question as to the validity of the act. The first condition is that the case pending before it, the case must be pending before it, सही है। तो ऐसा नहीं हो कि जज रात में सोए हुए हैं और कहते हैं इस प्रोविजन में मेरे को आगे से गड़बड़ी आ सकती है, मेरे को डाउट हो रहा है, मुझे पूछना चाहिए हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट से क्या ऐसे पूछ सकते हैं, नहीं, पहले उससे कनेक्टेड मैटर का केस जो क्या होना चाहिए उनके पास पेंडिंग होना चाहिए, क्लियर। दूसरी बात, वो कहता है कि पेंडिंग है और उसमें इन्वॉल्व है क्या, क्वेश्चन एज टू द किसका, वैलिडिटी एक्ट का। जैसे यहां बीएनएसएस लगेगा, सीआरपीसी लगेगी, इसको बीएनएस के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दे या आईपीसी के अकॉर्डिंगली दे, नहीं, किसी भी तरह की हो सकती है। कई ऐसे लॉज हैं
जो चल रहा है नहीं चल रहा है, यहां एप्लीकेबल है नहीं एप्लीकेबल है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के, ठीक है। या फिर ऑर्डिनेंस का, ऑर्डिनेंस क्या होती है? ऑर्डिनेंस जिसको पार्लियामेंट, ये भी कानून है बट इसको पार्लियामेंट ने पास अभी नहीं किया है, इसको सीधे प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए भेज दिया है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और लॉ बनाना अर्जेंट होता है तो यूनियन कैबिनेट ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, प्रेसिडेंट कंसेंट देते हैं और वो नोटिफाई कर देती है, कानून देश में लागू हो गया। लेकिन इसकी वैलिडिटी एक लिमिटेड समय तक के लिए होती है। जब पार्लियामेंट रीअसेंबल हो तो रीअसेंबल होने के 10 दिनों के भीतर उसको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। कितने दिन के भीतर? हाँ, 6 वीक के भीतर उसको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। नहीं रखा तो वो लॉ एक्सपायर्ड हो जाएगा। दोनों हाउस में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, दिस वन। तो वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन, रेगुलेशन बनाती है कौन? सरकार, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट बनाएगी तो रूल बनाएगी, और जब गवर्नमेंट की डेलीगेटेड बॉडी बनाएगी तो रेगुलेशन बनाएगी। जैसे कि एमसीडी की रेगुलेशन वो गवर्नमेंट की डेलीगेटेड बॉडी है, सेबी की रेगुलेशन, हमेशा बोलेंगे गवर्नमेंट के रूल्स और उनकी डेलीगेटेड बॉडी की क्या? रेगुलेशन। सी या किसी भी प्रोविजन को लेकर के, ऑर्डिनेंस को लेकर के, रेगुलेशंस को लेकर के वो सोचती है कि भाई इसको डिटरमाइन होना जरूरी है, डिटर्मिनेशन ऑफ इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, ये बहुत जरूरी है कि इसको डिटरमाइन करें। नाउ या उनका ओपिनियन कि एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या जो प्रोविजन है वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, लेकिन इसको हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया है या नहीं किया है? दिस वन। अब कोर्ट एक स्टेट करेगी केस को, अपनी ओपिनियन लिखेगी और रेफर कर देगी उसको, हाई कोर्ट में रेफर कर देगी, उसको रेफर कर देगी हाई कोर्ट को, ठीक है। तो बोलेंगे हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट आप अपनी ओपिनियन दो, हाई कोर्ट आप अपनी ओपिनियन दो। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ही कंफ्यूजन हो गया तो अब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट को भी कंफ्यूजन हो गया कि अब मैं क्या करूं, यहां क्या होगा, ये तो गड़बड़ चीज आ गई है ना। तो वहां पर 2 जजेस की बेंच है, 5 जजेस की बेंच है, जिसके अकॉर्डिंग चला जाता है, लेकिन उनको भी कंफ्यूजन है तो वो क्या करते हैं, वो अमेकस क्यूरी अपॉइंट कर देते हैं, वो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं कि भाई आप कंसीडर करो, इसको समझो और समझ के कोर्ट को एक्सप्लेन करो, कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली रेफरेंस देगी। दिस वन। तो अब देखो कोर्ट ऑफ, अब यहां तक हो गया, क्लियर है यहां तक? तो रेफरेंस कौन किसको करता है? रेफरेंस कौन किसको करता है? लोअर कोर्ट करती है हाई कोर्ट को, और रिवीजन कौन करता है? रिवीजन पार्टी करती है सूट की। पार्टी किसको करती है? हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में, अगर मैजिस्ट्रेट का फैसला है तो। अच्छा, तो किस चीज के लिए रेफरेंस किया है? कोई एक्ट के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए और रेगुलेशन के लिए, या एक्ट के किसी प्रोविजन के लिए। लेकिन एक बात और है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लग रहा है, उनके पास जो केस पेंडिंग है, वो सोचते हैं कि भाई यहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और हाई कोर्ट का ओपिनियन जरूरी है, तो वो भी कर सकते हैं फिर कोर्ट ऑफ सेशन। चलिए, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर दिया? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर दिया, है ना। अभी देखो कि एक केस बड़ा पॉपुलर आया था, एक लेडी बार काउंसिल के अगेंस्ट में, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस वाला जो एक्ट है, उसमें केस फाइल की बार के जो कोई मेंबर है उनके अगेंस्ट में, और वहां से रेफरेंस चला गया हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट की ओपिनियन आई कि नहीं, बार मेंबर्स की एप्लीकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी अकॉर्डिंग ओपिनियन थी। चलिए, एक्यूज्ड में बी एडमिटेड टू जेल और रिलीज ऑन बेल। जब तक हाई कोर्ट का रेफरेंस नहीं आ जाता, एक्यूज्ड को क्या मिल जाएगा? या तो बेल मिल सकता है या फिर वो जेल में रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। स्टार्टिंग दैट, और टॉपिक हमारा चल रहा था रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, ठीक है ना। सही बोला, गलत बोला?
रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन सिविल में है, क्रिमिनल में क्या है? रेफरेंस एंड रिवीजन है, सिर्फ रिव्यू वाला सिस्टम नहीं है। कौन से सेक्शन से रिव्यू बार्ड है? हाँ, रिव्यू बार्ड है, क्रिमिनल कोड का रिव्यू बार्ड है। विच सेक्शन? 403। रिव्यू इज बार्ड। सिर्फ मेंटेनेंस पिटीशन को रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस पिटीशन में प्रोसीजर सीपीसी की चलती है, ठीक है। बाकी किसी भी प्रोविजन को, किसी भी चीज को हम उसमें नहीं डाल सकते हैं, हम उसमें रिव्यू में नहीं डाल सकते। क्रिमिनल पिटीशन कैन नॉट बी रिव्यूड एट ऑल, ठीक है। यहां तक 437 436 कर लिया था। 437 क्वाइट नॉर्मल थिंग, एंड 437 सिंपली सेज दैट, अभी फुल डाल लेकिन मैं करा रहा हूं, छोटा सा है। जब रेफरेंस दी जाती है, रेफरेंस कौन किसको देता है? आपको याद होगा, वो भी डू। क्या कॉमन मैन रेफरेंस फाइल कर सकता है? हम और आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं। ये जजेस की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये जजेस की जो है आपस की है मैटर, कि रेफरेंस कौन फाइल करेगा। अब मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं, आप ध्यान समझो। क्या मैजिस्ट्रेट को अगर किसी प्रॉब्लम्स, कोई डाउट्स है, कुछ है, तो क्या मैजिस्ट्रेट रेफरेंस दे सकते हैं? कैन द मैजिस्ट्रेट गिव द रेफरेंस ऑन दैट? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? पढ़ के देखिए जरा, समझिए। कैन द मैजिस्ट्रेट डू दैट? बार्ड है, रोका गया है, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लिखा गया है, मैजिस्ट्रेट कैन डू दैट। टू होम द मैजिस्ट्रेट में डू, वेदर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। वो किसको करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन को। तो कहीं कोर्ट ऑफ सेशन को रेफरेंस नहीं होती। कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या पावर है? लॉ की इंटरप्रिटेशन करने की लॉ पावर नहीं है ना सेशन कोर्ट के पास। लॉ की इंटरप्रिटेशन करने की पावर किसके पास होती है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास। कोर्ट ऑफ सेशन कुछ भी हो जाए, सिर्फ लॉ को एग्जीक्यूट करती है। वो जो भी बोलेगी, नहीं, वो जो भी बोलेगी, मतलब जज एक पानी भी पिएंगे ना, तो कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए कि हाँ जज साहब पी सकते हैं पानी। वो ऐसे ही बोल रहा हूं, बातों को प्रेशराइज करने के लिए, वो अलाउड है। बट नॉर्मल सिचुएशन है कि सेशन जज या मैजिस्ट्रेट नहीं, अगर छींकते भी है कोर्ट में, तो उनकी क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द पॉइंट, वी हैव टू सी दैट। नो, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास कभी रेफरेंस के लिए केस नहीं जाता है। एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था कि मैजिस्ट्रेट में सेंड द रेफरेंस ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें कोर्ट ऑफ सेशन भी ऑप्शन था, हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, एनी ऑफ देम था। और बताता हूं, बहुत सारे बच्चों ने इसमें किया था सेशन कोर्ट, क्योंकि उनके ऊपर उसको लग रहा था क्या है? सेशन कोर्ट ही है। नहीं, अब सेशन कोर्ट ठीक है ऊपर है, लेकिन जो चाह रहे हैं वो सेशन कोर्ट के पास है ही नहीं। दिस इज द सिचुएशन कॉल्ड हियर। तो ये हमारे पास इसमें मैटर था, दैट्स द मैटर कंसर्न विद द कोर्ट ऑफ सेशन, दैट वाज। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज और अगर मैं बताऊं आपको, आज क्या हो गया है, मेरी बुक नहीं खुल रही इस पे। तो अब देखो, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, ये रेफरेंस किसको भेजती है? हाई कोर्ट को रेफरेंस। अच्छा, सीपीसी में भी ऐसी ही प्रोविजन है, वहां भी रेफरेंस टू द हाई कोर्ट होता है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो रेफरेंस भेजते हैं वो किस ग्राउंड पे भेजते हैं? मे बी दैट वाज एंड क्वेश्चंस as to the validity of act, ordinance, regulation। सही है, एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन, इनके ऊपर भेजते हैं। एंड दूसरी बात, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, सही है। बट ये जो होंगे बाई कोर्ट ऑफ सेशन भेजेगी, दैट से भी सेंड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। सही है। सेक्शन नंबर 436, सेक्शन 436 नहीं, ये 436 वाला है, 437 पे अभी आ रहा है, ये बताया जो 436 का है। अब बता रहा हूं 437 वाला, सही है।
अब ये जो है कोर्ट, हाई कोर्ट यहां पे क्या करेगी, दैट इज सेक्शन नंबर 437, may pass such order as it thinks fit, as it thinks fit. हाई कोर्ट में पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. नाउ क्लियर यहां तक? चलिए कोर्ट ऑफ सेशन भेजता है सर मैजिस्ट्रेट में. मैजिस्ट्रेट नहीं भेजते हैं इसमें, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन से कंसल्ट कर लेते हैं उन चीजों पे, या कहीं क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो जाती है तो वो केस को प्लेस कर देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के पास. अच्छा, एक सिचुएशन और समझिए यहां पे. रेफरेंस समझ में आ गया? तो 437, 436 एंड 437 इज द रेफरेंस, और इससे एक कॉमन मैन को कोई मतलब नहीं होता, बट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है. अब अगले पॉइंट पे आते हैं, रिविजन्स को समझते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड रिवीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, और आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी रिवीजन. अच्छा, एक बात समझो, हम अगर कोई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो क्या रीजन हो सकता है? दो रीजन हो सकते हैं. एक होता है मैटर ऑफ लॉ और दूसरा मैटर ऑफ फैक्ट. दिस वन. नाउ मैटर ऑफ लॉ एंड मैटर ऑफ फैक्ट. अब सुनिए जरा ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर क्या होता है मैटर ऑफ लॉ पे और मैटर ऑफ फैक्ट पे. देखो, पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लो क्या है. जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास मान लो कभी अपील फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हमको ऊपर ही लिखना पड़ता है कि इसमें मैटर ऑफ लॉ क्या है, तभी वो रजिस्ट्री पास करती है उस अपील को. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मैटर ऑफ लॉ इसमें क्या है. देखो, मैटर ऑफ लॉ एंड मैटर ऑफ फैक्ट होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंगली लॉ का इंटरप्रिटेशन ये है, लेकिन जो जज साहब ने इंटरप्रिटेशन किया वो ये है ना. जज साहब ने अथॉरिटी के तौर पे ये जजमेंट रेफर किया है, वो जजमेंट क्यों नहीं रेफर किया? वो रेफर करते तो इसका मतलब ये होता, मतलब हम इसको कहते हैं हमारे पॉइंट्स पे, सोच पे और जज के सोच में फर्क आ रहा है. किसकी सोच अच्छी होगी, जज की या हमारी? कोई थोड़ी जरूरी थोड़ी कि जज है वो तो उनकी सोच अच्छी होगी. हम भी एडवोकेट हैं, हमने भी लॉ उतना ही पढ़ा जितना वो पढ़े हैं, सही है, हम भी सही हो सकते हैं. तो हम अपनी बात को रखने के लिए क्या करते हैं? अपील करते हैं, और अपील में हम ग्राउंड देते हैं, और वो ग्राउंड क्या है? लॉ का ग्राउंड है. अच्छा, एक फैक्ट का भी ग्राउंड पे अपील हो सकता है. फैक्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट में अरे मेरा इतना अमाउंट नहीं निकल रहा था, इतना निकल रहा था, वहां ये कैलकुलेशन ठीक से नहीं हुई, ऐसी कुछ बातें जो फैक्ट्स हैं. तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में तो अपील मैटर ऑफ फैक्ट पे होती ही नहीं. हमेशा जब भी अपील होगा क्या होगा? मैटर ऑफ लॉ पे अपील होगा. दूसरी बात, हाईकोर्ट में ना उसमें भी वही हाल है, मैटर ऑफ फैक्ट, बट कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैटर ऑफ फैक्ट ही होना चाहिए. तो जब भी आप अपील वाला प्रोविजन पढ़ो ना तो एक बार बारीकी से देखो, लिखता है कि पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ सो एंड सो कोर्ट may prefer an appeal within 30 days from the date of the order on the matter of law. जहां ये बात लिख दी on the matter of law, समझ लो फिर क्या होगा. वैसे सर्कमस्टेंस में जो है प्रॉब्लम बड़ी क्लियर है कि आप अपील फाइल करेंगे तो कहां अपील फाइल करेंगे? मैटर ऑफ लॉ पे फाइल करेंगे. मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप कोई ग्राउंड बनाते हैं तो फिर आपकी अपील जो है वहां पे एंटरटेन नहीं होगी. अच्छा, कहीं नहीं लिखते मैटर ऑफ लॉ. इसका मतलब क्या होता है कि आप अपील कर सकते हैं लॉ के मैटर पे भी और
फैक्ट के मैटर पे भी। क्लियर है? तो आगे से जब भी अपील का प्रोविजन पढ़ना कि हाँ इस एक्ट में अपील लाई करती है, तो आप उस पर थोड़ा नजर रख लेना कि क्या दोनों पे है, मैटर ऑफ लॉ पे भी है, फैक्ट पे भी है, दोनों पे है या किसी एक पे है। अब जैसे आप कहोगे डीवी एक्ट पढ़ते हैं, डीवी एक्ट में अगर डीवी कोर्ट की डिसीजन से एग्रीड है तो अपील कहां लाई करती है? अपील कहां लाई करती है? पहले तो आपको देखना पड़ेगा अपील लाई करती है, रिवीजन लाई करती है। अब दोनों में अंतर बताता हूं, अपील लाई करेगी या रिवीजन लाई करेगी, दैट्स द पॉइंट। मैं एक नॉर्मल फंडा बताता हूं उससे पहले, जितने भी स्पेशल लॉज है ना उसमें अपील का है प्रोविजन, और बीएनएसएस में जो प्रोविजन है रिवीजन का है। दोनों में ऑब्जेक्टिव सेम है कि सर हम लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, आप मेरी बात को मेरे तरीके से नए तरीके से सुनिए, हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। रिवीजन में भी होता है ही, अपील में भी होता है, लेकिन अपील का दायरा बहुत बड़ा होता है। यहां पर रिवीजन में क्या होगा, सिर्फ लीगैलिटी को चेक किया जाएगा कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अब क्रिमिनल सिस्टम में जितना है, आप सुनो, बीएनएसएस में आपको क्या मिलेगा, रिवीजन मिलेगा। क्या होता है ना कि एक पर्सन को की ट्रायल चली और ट्रायल चलने के बाद जो है वो कन्विक्ट हुआ, ठीक है, या कोर्ट ने समन इशू कर दिया। मान लो एक एनआई का केस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस है, वहां पे चेक बाउंस हुआ। अब चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट में केस लगी, अब कोर्ट ने क्या किया, समन इशू कर दिया। किसको? तो जो एक्यूज्ड उसको समन इशू कर दिया। एक्यूज्ड बोलता है ये समन तो गलत है, हम जाएंगे कहां पर, ऊपर के कोर्ट में रिवीजन के लिए। और ऊपर का कोर्ट कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या देखेगी उस केस में कि ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीजर को सही फॉलो किया या नहीं किया। जो प्रोसीजर होता है 30 डेज का नोटिस था या नहीं था, 15 डेज का टाइम था या नहीं था, वो ये सब चीजों को सिर्फ देखेगी। इसको क्या कहते हैं, लीगैलिटी को चेक करना। तो रिवीजन में क्या होगा, हमेशा लीगैलिटी चेक होगी। और रिवीजन कौन से कोर्ट में होगा, कौन से कोर्ट में होगा, ऊपर के कोर्ट में। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन है, जैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की रिवीजन कहां होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर की रिवीजन कहां होगी, हाई कोर्ट में। दिस इज द वे, दिस इज द वे। सुप्रीम कोर्ट की बात बीएनएसएस में नहीं करते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा बात ध्यान से, जिस जगह रिवीजन होता है वहां अपील नहीं होती, यानी कि रिवीजन है तो अपील नहीं है, अपील है तो रिवीजन नहीं है, सही है। दिस इज वाइडर, ये वाइडर है, ये वाइडर नहीं है उतना, सॉरी उल्टा बोल दिया। अपील इज अ वाइडर थिंग, वेरी वाइडर, ये नॉट वाइडर, ये वाइडर नहीं है। नाउ सी द पॉइंट। अब सुनो क्या होगा रिवीजन में। ओके देखो, मैं सोचा पेज नहीं खुल रहा है, मैं जिस पेज को लेकर बैठा था वहां तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, ये तो इधर था पेज। बताओ, कभी कभी ना, एक मिनट में इनसे बात करता हूँ। हेलो हेलो, वही तो आपने जो बताया 2:30 तक पहुंच जाएंगे, ठीक। हाँ हाँ ठीक है। क्या, ठीक है, ठीक है, यहां तक दैट्स फाइन। अब सुनिए, अब हमारे पास आ गया। मेरे को लगा कि ये है नहीं, हमारा खुल नहीं रहा है आज ऐसे ही लिखते हैं सारा। कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड्स हो गया, चलिए 438। अब देखिए, मतलब 438 को हम सिंपली क्या कहते हैं, देखो 438 को हम सिंपली क्या कहते हैं, रिवीजन वाला सेक्शन, इसमें रिवीजन होती है। अब देखिए क्या है यहां पे, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लो, बस इतना समझ लो कि रिवीजन में क्या होता है। नॉर्मली आप एग्जामिनेशन का रिवीजन क्या करते हो, उसमें जो पढ़ लिया उसी को दोबारा से देखते हो ना, कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कोई मिस तो नहीं हो गया, कोई चीजें समझ लो, बस वही होता है। इसमें सबसे पहली बात जो रिवीजन कोर्ट होगी, रिवीजन कोर्ट कौन सी हो सकती है, एक हाई कोर्ट हो सकती है या फिर सेशन हो सकती है। पहली बात, उनका काम क्या है, मे कॉल फॉर and examine the record of proceedings before any inferior criminal court situated within its local jurisdiction. First, what they will do that
वो रिकॉर्ड मंगवाएंगे। इसको कहते हैं, देखो नॉर्मली वहां शॉर्ट में वर्ड चलता है टीसीआर। क्या फुल फॉर्म होती है टीसीआर की? टीसीआर की फुल फॉर्म होगी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड। सही है, वो ऑर्डर लिखेंगे, लेट द टीसीआर कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। लोअर कोर्ट से वो क्या करती है, ऊपर वाली कोर्ट टीसीआर मंगवा लेती है, मतलब पूरा फाइल, उस केस की फाइल लोअर कोर्ट में उन्होंने मंगवा लिया कि लाओ अब हम पढ़ के देखते हैं इस फाइल में कोई लीगैलिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इस चीज के ऊपर। तो वही कहते हैं मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट, जो सिचुएट है उनके अपने जुरिस्डिक्शन में। अब जैसे करकरडुमा कोर्ट का कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट का कोई डिसीजन है तो उसका रिवीजन कहाँ लगेगा? करकरडुमा कोर्ट में ही जो सेशन कोर्ट है वहां पे लगेगी। सेशन कोर्ट का कोई ऑर्डर है उसका रिवीजन कहाँ लगेगा? हाई कोर्ट में। अब देखो रिवीजन में करना क्या है, क्या करेंगे रिवीजन में? रिवीजन में सिंपली होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ एज टू द करेक्टनेस, लीगलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर, रिकॉर्डेड और पास्ट। सुनिए क्या क्या चीजें। नंबर 1 करेक्टनेस को देखनी है, लीगैलिटी को देखनी है, प्रॉपर्टी को देखनी है। किस चीज की? तो देखिए यहां फाइंडिंग्स की, सेंटेंस की और ऑर्डर की। जो रिकॉर्ड किया है पास जो हुई है उसको, उसी को। एंड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ सच इंफीरियर कोर्ट। सही है। अब कोर्ट ने देखा कि भाई वो लीगल है कि नहीं, मतलब कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि सारी चीजें लीगल तरीके से चली है कि नहीं चली है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सुनो ध्यान से, आप सुनना, एग्जांपल पे जाओ। एक कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट केस है। कंप्लेंट केस कहां पे फाइल करते हैं? मजिस्ट्रेट के पास। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 223 में कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं। अब मजिस्ट्रेट क्या करती है? एक प्रोसीजर दिया हुआ है आपको, ध्यान होगा। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट बोलेंगे आओ बैठो विटनेस बॉक्स में, ओथ लो, स्टेटमेंट दो, तुम्हें ओथ पे हम एग्जामिन करते हैं, है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट एग्जीबिट कराओ जिसके बेसिस पे तुम उसको पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, तुम्हारा जो गवाह है उसकी गवाही करवाओ, सब हो गया। अब मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि भाई देखो क्या अपराध बना, चलो सो एंड सो 420 बन रहा है, 467 बन रहा है, दिस वन। अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? नोटिस इशू करेंगे या समन इशू करेंगे? तो जब सीआरपीसी थी तो क्या करते थे? प्रोसेस इशू करते थे, नहीं। अब बीएनएसएस क्या बोलता है? ठहरो ठहरो, समन इशू मत करो अभी, वो बेचारा समन देख के मर जाएगा, परेशान हो जाएगा, शरीफ इंसान है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो बीएनएसएस बोला थोड़ा सब्र करो, पहले नोटिस इशू करो। नोटिस दिया, वो पर्सन आ गया। अब वो मजिस्ट्रेट बोले अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? मजिस्ट्रेट बोलते नहीं, तुमसे सेटिस्फाइड नहीं है, ऑर्डर लिखा, रिकॉर्ड किया सब। अब क्या करेंगे मजिस्ट्रेट? अब प्रोसेस इशू करेंगे, समन या वारंट, जो सही लग रहा है वो करेंगे। उसको बोलेंगे बेल ले लो, बेल का काम होगा और इस तरह से काम चलेगा। क्लियर यहां तक? अब कोर्ट ने क्या किया? समन इशू कर दिया, या कोर्ट ने क्या किया? वारंट इशू कर दिया, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया उस पर, ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब जिस पे इशू किया उसके पास क्या ऑप्शन है? वो बेल के लिए अप्लाई करे, बेल मिल गया तो घर में बैठे और केस को आगे लड़े। लेकिन वो कहता नहीं, मैं तो कोर्ट के जो नॉन अवेलेबल वारंट है या समन है, समन को ही समझ लो, मैं तो समन को चैलेंज करूंगा, मेरे को कैसे ये क्रिमिनल केस, यहां तो समन बनता ही नहीं है। वो चला गया सेशन कोर्ट में और कहता है देखिए सर, जो अपोजिट पार्टी है मेरे पे एलिगेशन लगाया कि मैंने उससे पैसे लिए और पैसे दिए नहीं। आप पूरे रिकॉर्ड देख लो, हमने उसके सारे पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। उसने 50 लाख का एलिगेशन लगाया, नहीं दिया, आप रिकॉर्ड देख लो, मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लो, इस डेट पे इस डेट पे इस डेट पे ये पैसे गए हैं। मैजिस्ट्रेट ने बोला अच्छा हाँ तुम तो सही दिखा रहे हो बैंक स्टेटमेंट। क्या मैजिस्ट्रेट उसके पिटीशन को अलाउ कर दे, समन को डिसमिस करेंगे? बोलो, क्लियर लग रहा है, वारंट बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल है सामने कि हाँ भाई तुमने तो पैसे पे कर दिए, फिर भी मैजिस्ट्रेट बेवकूफी किए, तुम्हारे खिलाफ समन इशू कर दिया। क्या सेशन कोर्ट इस वारंट को, इस समन को क्वेश्चन कर दें, खत्म कर दें? नो। क्यों? यू आर द मैजिस्ट्रेट एंड यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट दैट द पर्सन इज इनोसेंट।
जस्ट फाउंड दैट द पर्सन इज व्हाट इनोसेंट, तुमने फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ गया तुमको पर्सन इनोसेंट। तो अब देखो ये जो बात रिवीजन में कह रहा है ना, ये ट्रायल का मैटर है, तुम्हें ये बात अपनी ट्रायल में रखनी चाहिए थी, ठीक है। अगर वो बेल नॉन बेलेबल वारंट इशू के होते तो इस ग्राउंड पे तुम्हें बेल मिल जाता, लेकिन ये ट्रायल का मामला है, तुम कह रहे हो तुमने पेमेंट किया है, हो सकता है उसको भी कुछ कहना हो बातें, कोई और अमाउंट का वो पैसा होगा। रिवीजन कोर्ट ये कैसे डिसाइड कर सकती है? रिवीजन कोर्ट को क्या देखना है? रिवीजन कोर्ट को देखना है, आप सुनो ध्यान से, रिवीजन कोर्ट को देखना है क्या कि भाई लीगैलिटी, करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या प्रॉपर समन दिया गया, प्रॉपर डेट जो स्पेसिफाइड था उसको फॉलो किया गया। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू सी दैट में। लीगैलिटी, क्या वो ऑफेंस था या एक सिविल केस में ही समन इशू कर दिया? यू हैव टू सी द प्रॉपर्टी, दिस वन। मतलब आपको ये देखना है, आपको वो मामला नहीं देखना जो मामला ट्रायल का था, ट्रायल का मैटर आपको नहीं देखना था। तो आप रिवीजन में किस ग्राउंड पे जाएंगे? अगर आपको दिखे कि ऑर्डर में कुछ करेक्टनेस नहीं है, या जो प्रोसीजर फॉलो किया मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने वो प्रोसीजर सही फॉलो नहीं किया था, भाई हमें तो बुलाया ही नहीं, पूछा ही नहीं और समन इशू कर दिया, जबकि बीएनएसएस में बात आ गई कि पूछना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, और हमें पूछा तक नहीं और हमको समन इशू कर दिया। तो अगर करेक्टनेस की प्रॉब्लम है, लीगैलिटी की प्रॉब्लम है, ओनली इन दैट केस यू मे गो फॉर व्हाट? रिवीजन। You may go for the revision, otherwise you can't go for the revision at all. This one the point called here. सही है। तो हम भी कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमको कोई रिवीजन आ जाता है हमारे पास, रिवीजन का केस, और जो रिस्पोंडेंट है उनको उनके फेवर का कोई ऑर्डर था, वो ऑर्डर रिवीजन में लग गई है, तो हम भी देखते हैं वहां पे कि पिटीशन में क्या बातें लिखी हुई है, क्या पिटीशन में ऐसी बातें तो नहीं जो ट्रायल का मैटर है। तो जब दिख जाता है ऐसी बातें तो हम ज्यादा आर्गुमेंट ही नहीं करते, वहां पे मैं सीधे बताता हूं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये कनेक्टेड किससे है? ये ट्रायल से, इसको ट्रायल में एडजुडिकेट करना पड़ेगा, सही है। और नॉर्मली जो रिवीजन का जो पिटीशन बनाते हैं वो फैक्ट ही ज्यादा लिख देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं देखा, वो ऐसी बातें लिखते हैं। ये तो दैट्स द थिंग, यू हैव टू सी दैट वेदर द मैटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रायल और नॉट। दिस वन, calling for such record, direct the execution of sentence, and if accused confinement, रिलीज कर देंगे उसको बॉन्ड पे, बेल बॉन्ड पे। तो जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, ओरिजिनल एपिजिडेट जो भी है, वो सब के सब कहेंगे क्या है? इंफीरियर हैं सेशन जज से, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। मतलब अगर JM 2 का ऑर्डर है तो रिवीजन कहां लगेगी? JM 1 में नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन में। नेक्स्ट पे आते हैं। अब सुनिए, एक ऑर्डर होता है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है तो आप इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के ऊपर रिवीजन नहीं लगा सकते हैं, उसकी रिवीजन नहीं सुनी जाएगी। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर की एप्लीकेशन नहीं सुनी जा सकती है। अब बोलो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? जिसका रिवीजन ही अलाउड नहीं है ना। सुनिए, नॉर्मली क्रिमिनल केसेस चलते हैं तो कई तरह के एप्लीकेशंस हम लगाते हैं, ठीक है। अब फैसला मेरे फेवर में आ गया, अपोजिट पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रिवीजन में जा रही है, लेकिन कोर्ट कहती है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर यहां रिवीजन नहीं होता,
जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो जरा ध्यान से, एक्यूज्ड को अपने आप को इनोसेंस प्रूव करने के लिए ना, इनोसेंट प्रूव करने के लिए एक मॉल की सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, कोई पब्लिक प्लेस पे लगी हुई है उसकी फुटेज चाहिए। तो एक्यूज्ड ने एप्लीकेशन कोर्ट में लगाया, कौन सा सेक्शन में लगती है एप्लीकेशन? 94 नहीं, सीआरपीसी में 91 था, इसमें 94 कि आप मुझे ये सीसीटीवी का फुटेज दिलवा दो, मेरे को डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब कोर्ट क्या करती है? कोर्ट पीपी को देती है नोटिस की कॉपी, एप्लीकेशन की कॉपी, और पीपी से भी एडवाइस लेती है। अब कोर्ट क्या करती है? इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दी, ठीक है, एप्लीकेशन अलाउ कर दिया कि यस ले लो, लेकिन कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चला गया रिवीजन के लिए। अब यहां रिवीजन बोलेंगे कि ई रिवीजन नहीं चलेगा, बिकॉज दिस ऑर्डर इज व्हाट? दिस ऑर्डर इज द इंटरलॉक्टरी ऑर्डर। मतलब हम कोर्ट में बीच बीच में जो ऑर्डर करते हैं, जैसे हम कहते हैं सर इसमें हैंड राइटिंग की एक्सपर्ट के लिए, एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए इसको भेज दीजिए, कोर्ट ने डन कर दिया, मान लिया, ऑर्डर पास कर दिया। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड व्हाट? इंटरलॉक्टरी ऑर्डर। सो यू कांट पुट द इंटरलॉक्टरी ऑर्डर फॉर द रिवीजन। आप रिवीजन पे इंटरलॉक्टरी ऑर्डर नहीं रख सकते हैं। क्या? देखो, इंटरिम ऑर्डर तो बिल्कुल फाइनल आर्गुमेंट वगैरह के बाद डिसाइड होती है, वो एक अलग चीज होती है इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम और इंटरलॉक्टरी आर द टू डिफरेंट थिंग। पहचानेंगे कैसे? जो ऑर्डर हमें आगे के केस लड़ने के लिए हेल्पफुल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंटरलॉक्टरी ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब ये हम कहते हैं ना कि हम 91 का एप्लीकेशन लगाएं, ये हम अपने डिफेंस के लिए लगा रहे हैं कि हमें आगे के डिफेंस के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। कभी कभी प्रोसिक्यूशन ये लगाता है, कभी कभी डिफेंस वाले ये लगाते हैं। तो ऐसे ऑर्डर को हमने सिंपली क्या कर दिया, अब आप हस्बैंड वाइफ वाले डिस्प्यूट पे आ जाओ, नॉर्मली फैमिली मैटर वाले पे। मेंटेनेंस के लिए लेडी ने अप्लाई किया तो ऑर्डर आया इंटरिम मेंटेनेंस का। हस्बैंड को बोला कि इंटरिम मेंटेनेंस दो, ठीक है, इंटरिम मेंटेनेंस दो। हस्बैंड चला गया डिवीजन कोर्ट में कि भाई ये गलत है, वाइफ कहती है इंटरलॉक्टरी ऑर्डर है, इसकी रिवीजन नहीं होगी। अब ये इंटरलॉक्टरी ऑर्डर नहीं है, ये एक प्रिलिमिनरी डिक्री है कि आने वाले जो मेन डिक्री है उसका एक शैडो है ये। दिस इज नॉट द इंटरलॉक्टरी ऑर्डर। इंटरलॉक्टरी ऑर्डर उसको कहेंगे जहां पे हमें आगे केस में हेल्प करने के लिए हम वो ऑर्डर कोर्ट से मांगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोर्ट को कहते हैं सर सर मेरी वाइफ सरासर झूठ बोल रही है, खूब पैसे कमाती है, इनकम जीरो बता रही है, इसके बैंक स्टेटमेंट को मंगवा दीजिए। वहां 91 का एप्लीकेशन लगा दिया, 94 का जो BNSS का है कि इनका बैंक स्टेटमेंट मंगवाइए, इन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया। इनकी एडल्ट्री है, इनका मोबाइल फोन का जो है CDR मंगवाइए। कोर्ट ने उनसे पूछा, दोनों की आर्गुमेंट सुनी, सेटिस्फाइड हो गई, ओके डन, ऑर्डर पास कर दिया। मोबाइल फोन का अपना CDR SHO को डायरेक्शन दे दिया कि इनका CDR जो है मोबाइल का वो प्रिजर्व करो, प्रोक्योर करो, कोर्ट में पेश करो, और जो भी मांगा था बैंक स्टेटमेंट्स वो लाओ। अब जो लेडी है वो फ्रस्ट्रेट हो गई, कह रही ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये ऑर्डर नहीं चलेगा। वो इस ऑर्डर के खिलाफ चली गई, कहां पे? रिवीजन्स में। वो कहती है भाई मेरा मोबाइल फोन का CDR मांगे, मेरी प्रिवेसी का राइट का वॉलेशन है। कोर्ट बोलेगी कि मेरा तो ये जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, प्रिवेसी का राइट देखना। आप कहां आ गए हो? और जहां तक रहा आप CDR को चैलेंज कर रहे हो, उस ऑर्डर को चैलेंज करिए तो इंटरलॉक्टरी ऑर्डर है, रिवीजन डिसमिस, रिजेक्ट, चला गया, खत्म। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि सर ये ऑर्डर जो है ये इंटरलॉक्टरी ऑर्डर है। लेकिन अगर वो ऑर्डर प्रिलिमिनरी डिक्री हुई एक तरह से तो फिर उसको इंटरलॉक्टरी ऑर्डर नहीं कहेंगे। इंटरिम मेंटेनेंस की रिवीजन लगती है, हमेशा लगती है, बिकॉज जिसको एक तरह से प्रिलिमिनरी डिक्री माना जाता है, ठीक है। हाँ, रिलीफ आप ऐसे कह सकते हो कि जो हमको आगे के केस देखने के लिए जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं कोर्ट के, वो सब इंटरलॉक्टरी ऑर्डर है। अब जैसे बच्चे की कस्टडी का केस है, इंटरिम कस्टडी मदर को दे दिया, दिस इज नॉट इंटरलॉक्टरी ऑर्डर, इसको इंटरलॉक्टरी ऑर्डर नहीं कहेंगे, ये चैलेंज होगी कोर्ट में, ठीक है। लेकिन एंसिलरी नेचर की जो ऑर्डर्स आप निकलवाते हैं कोर्ट से, वो सब क्या हो जाता है? वो सब इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इंटरलॉक्टरी ऑर्डर पे रिवीजन क्या होता है? नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं तो क्या करेंगे? इंटरलॉक्टरी ऑर्डर से आपको लग रहा है अरे आपका तो कोई राइट वॉयलेट हो रहा है, तब क्या करेंगे? कोर्ट के इस ऑर्डर की वजह से मेरा ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया, तब क्या करेंगे? अब यही रास्ता है, जब कोई रास्ता बंद नहीं खुला मिले तो क्या जाते हैं? रिट पे। नहीं, ये ऑर्डर
हमारा राइट वॉलिट कर रही है, कौन से सेक्शन में रिट फाइल करेंगे, कौन सा आर्टिकल में? 220। बबीता सेज 226। और बताइए। हाँ 32 में सुप्रीम कोर्ट के जज तो डांट के भगा देंगे, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए पहले? तो कौन से हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल में जाएंगे? हाई कोर्ट में विच आर्टिकल हाई कोर्ट में किस आर्टिकल में जाएंगे? 227। हाई कोर्ट में कहां? 227 में नहीं, सॉरी, जब भी कोर्ट के अगेंस्ट रिट में जाते हैं ना तो 227 में जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए जाते हैं तो 226 में जाते हैं। ठीक है। हेलो हाँ सर, हाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में, अभी बिजी हूँ मैं, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। तो कहां पे जाते हैं हम? हाँ तो हमेशा ध्यान रखो 226 और 227 ये दोनों आर्टिकल है जहां रिट में हम जाते हैं। लेकिन अगर हम परेशान हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से, बैंक से, सरकार से, किसी अथॉरिटी से, एमसीडी से, डीडीए से, तो कहां जाएंगे? 226 के थ्रू जाएंगे। लेकिन कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, तब किस में जाएंगे? 227 में जाएंगे। ठीक है। हेलो हाँ 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 आ रहा हूँ, आधे घंटे बाद। ठीक है। वो थोड़ा बढ़ गया, टाइम 2:30 हो गया। हाँ तो हम क्या बता रहे थे यहां पर, कहां पे जाएंगे? ठीक है, यहां तक क्लियर? दैट्स द पॉइंट कॉल्ड हियर। नेक्स्ट पॉइंट, सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। चलिए तो कहते हैं ऑन एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड, यहां तक कर दिया था, प्रोविजन लास्ट हो गया। पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, ये हो गया था। अच्छा, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड अदरवाइज हाई कोर्ट सेशन जज में डायरेक्ट कर सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या हिमसेल्फ सबऑर्डिनेट जो भी है, टू मेक फर्दर इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट which has been dismissed under section 226, 227 or any person accused of an offense discharged। ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं, मुझे कहीं जाना पड़ेगा अभी थोड़ा।